हे गाइस, वेलकम बैक टू फिर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात, ये ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेंगे, जिनमें आप जो चार्ट ट्रेडिंग में आपके साथ डिस्कस करती हूँ या फिर सिखाती हूँ। सो बहुत सारे लोगों का यूजुअली कमेंट रहता है कि वो सेम प्राइस एक्शन जो रहता है क्या वो स्टॉक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, और होता अगर है तो किस तरीके से उसका चार्ट बनता है, क्या चीज़ें उसमें हम लोगों को देखनी होती है। ऑल थिंग्स वी आर डिस्कस एंड मेनली 3 स्टॉक्स जो रहेंगे वो आपके साथ डिस्कशन करूँगी। हो सकता है उनका जो टाइम ऑफ पीरियड रहे वो 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं पकड़ के चलूँगी कि सितंबर का मंथ अभी ख़त्म होने को आया है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, अक्टूबर का मंथ रहेगा। सो उस मंथ अक्टूबर नवंबर तक ये अपना जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वहाँ तक ये जाने की कोशिश करें। अबाउट 10 to 15% का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, प्लस उसके भी ऊपर जाता है सो गुड रहेगा, बस उसके लिए टाइम लगता है। देखो, एक सिंपल चीज़ है, अगर आप आज कोई छोटा सा प्लांट लगा रहे हो सो उसमें फ्लावर आपको कल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उसमें टाइम लगने वाला है, एक प्रोसेस रहता है, एवरी चीज़ में एक प्रोसेस रहता है, फिर चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो प्लांट हो। अगर कोई स्टॉक्स में आज अपने उसका प्राइस आइडेंटिफाई किया है तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, ठीक है, अपना टारगेट देने के लिए, अपना फल लेने के लिए। सो आप लोगों को वो देखना है कि कितना इसमें पोटेंशियल है, कितना टारगेट एक्सपेक्टेड है, क्या उस पर चार्ट बना है, किस तरह का प्राइस उसमें बुलिश है, और मैंने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, प्लस फंडामेंटल में उसमें क्या क्या चीज़ चेक हमें करना है। टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल हम दोनों का आइडेंटिफाई यहाँ पे करने वाले हैं। पहले तो निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी एक 80H लेवल पे है, ठीक है, निफ्टी अपना एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे अभी भी खड़ा हुआ है। सो जब ये डीप ले रहा है उसके बाद ये अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। निफ्टी का एक डीप मिलता है, वापस निफ्टी कंसोलिडेट करता है, वापस निफ्टी कंसोलिडेट करता है, ऊपर भागता है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी मूवमेंट अपसाइड का हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस निफ्टी अपसाइड में। देखो सिंपल चीज़ है, जब मार्केट अपसाइड जाता है थोड़े थोड़े तो डिप्स बनाता है। अगर 1000 पॉइंट की रैली करता है तो ऑब्वियसली 200 से 300 पॉइंट का एक छोटा सा करेक्शन वो करेगा, माइनर करेक्शन जिसको बोलते हैं, एंड देन वो अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। अभी यहाँ पे इसने एक अच्छा सा रैली किया, कंसोलिडेशन के बाद में वापस थोड़ा सा ये डीप करेगा, वापस उसको फिर ऊपर जाने के चांसेस अभी तो ऐसे ही चल रहा है कि मार्केट में जब तक हेल्दी सा कलेक्शन नहीं देखने को मिलता तब तक स्टॉक्स भी ऐसे ही अपना रैली जो अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअस है उनका मोमेंटम वो कर सकते हैं। ये स्टॉक्स अभी सिर्फ स्विंग के लिए रहेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे, लॉन्ग के लिए क्यों नहीं। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम करेक्ट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए जब मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा अच्छा सा जब क्रैश आएगा, थोड़ा डीप लेगा, तो फिर वो टाइम अच्छा रह सकता है। फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत टॉप पे हो जाएगी। सो तब तक हम शॉर्ट्स के लिए जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम सोच सकते हैं तब तक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक स्टॉक्स में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो कि है कंसाई नेरोलैक पेंट, जो आपने सुना ही हुआ है, ठीक है, इसका आपने सुना हुआ है, नाम सुना हुआ है कंसाई नेरोलैक पेंट का। ये एक पेंट का सेक्टर में आता है। देखो, बहुत सारे सेक्टर ने ना रैली किया प्रीवियस टाइमिंग पे, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर ने रैली किया हुआ है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है, ये जो पेंट का सेक्टर है, इसने बड़ा टाइम हो गया कि इसने एक रैली हम लोगों को नहीं दिखाया है। जिनका रैली ऑलरेडी हो चुका होता है उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट जिनका बाकी होता है हमारा एक्सपेक्टेशन उनसे रहता है। अभी आप अगर इसको देखोगे तो ये लगभग आपको 2017 से आपको एक रेंज में दिखेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2017 से ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है, तो उसके बाद उसने मूवमेंट किया नहीं है। सो अभी मैंने इसको क्यों चूज़ किया, क्यों लग रहा है कि ये अभी जा सकता है ऐसा। देखो, एक सिंपल बात है, ये डेली का टाइम फ्रेम है, हम वीकली का भी टाइम फ्रेम अगर चूज़ करते तो भी हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको टीच करती रहती हूँ, ठीक है, वो ही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। मुझे या तो चाहिए होता है कि मार्केट बेसिस, हायर बेसिस क्रिएट करे, अपसाइड अगर जाना है तो, या फिर हायर हाई का फॉर्मेशन भी करता है तो भी चलेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2017-2018 का टाइमिंग है जहाँ पे इसने रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में 2021 में भी यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, 2022 में भी ये स्टॉक ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, और वापस हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी आपको एक कॉमन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2018 में जब हम यहाँ इस लाइन के पास गए थे, 409 के पास जब हम गए थे, तो यहाँ से हमने डीप लिया था और यहाँ पे आके हम रुक गए थे। उसके बाद अगेन ऊपर गए, वापस यहाँ पे आके हमने एग्जैक्ट 196 पे सपोर्ट बनाया। उसके बाद ये स्टॉक्स वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस बनाता है, डबल टॉप समथिंग लाइक बनाता है, प्रीवियस हाई को थोड़ा ब्रेक करता है। प्रीवियस हाई को ये थोड़ा ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा हम लोग को हिंट दे देता है कि मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश किया,
किया अपसाइड में जाने का, लेकिन मैं वापस थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन इस बार जब ये नीचे आया तो इसने क्या किया पता है, प्रीवियस सपोर्ट तक ये नहीं गया, उसके पहले ही इसने यहाँ पे बेस क्रिएट किया, उसके पहले बेस क्रिएट किया, अगेन ऊपर गया, ठीक है। ये अगेन ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ से क्या किया, थोड़ा ये वाला कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगाया, अगेन ये नीचे आया। नीचे जब आया तब ये प्रीवियस सपोर्ट को, यानी कि प्रीवियस जो उसने बेस लगाया है, ठीक है, जो लो लगाया है यहाँ पे, उस लो को उसने तोड़ा नहीं, उसके ऊपर ही उसने एक बेस लगाने का कोशिश किया। सेम टाइम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे वापस हम सेम रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, एंड थर्ड टाइम हम जब नीचे आते हैं तो थर्ड टाइम ऑल्सो वी क्रिएटेड हाइयर बेस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्रीवियस बेस के ऊपर हाइयर बेस क्रिएट किया है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है, जब कोई स्टॉक भागने वाला होता है ऊपर की साइड में, तो वो बेसेस क्रिएट करता है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस उसका क्रिएट होता है। और जब उसका थर्ड बेस क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वो निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैंने स्टॉक बताते बताते आपको मेरा स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी 350 का इसके पास लेवल है, अभी 309 पे ये चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी जैसे इसने बेस लगाया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैमर कैंडल, लास्ट का अगर हम बेस देखते तो वो बेस हम लोगों को एग्जैक्ट देखने को मिल जा रहा है ये लेवल पे, 250 के लेवल पे, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे 250 का इसका लो है, ये बेस का 248 का समथिंग यहाँ पे ये कैंडल का लो गया है, हाँ 249 का यहाँ पे लो है। उसके पहले हमने जो बेस लगाया था 238 का, उसके पहले 249 का, 249 के बाद में ये वाली इसमें लो लगा है 251 का, यानी कि कहीं ना कहीं माइनर सा इसमें हायर प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और इस वीक में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उस कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव अपसाइड, ठीक है। सो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा जो इसमें फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा, जो कि 351 तक रहने वाला है। 351 के पास जाने के बाद ये थोड़ा होल्ड करेगा, ठीक है, 351 जाने के बाद ये थोड़ा होल्ड करेगा, उसके बाद यह थोड़ा सा डीप लेगा, हल्का सा 5-6 पॉइंट का 10 पॉइंट का रिस्क थोड़ा सा लो बनाएगा, एंड उसके बाद कंसोलिडेट करके वापस अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर अपना जो प्रीवियस उसने हाई लगाया हुआ है 409 अप टू यहाँ तक इसके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम ये लेगा, ठीक है। ये एक स्टॉक हो गया। वापस इसका मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका पी वगैरह कैसा है, सब कुछ चीज़ है। पेंट सेक्टर ने रैली अभी तक नहीं किया है। मार्केट कैप की अगर इसकी बात किया जाए तो 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओसीई इसका है 16 का, पी थोड़ा सा अच्छा है इसका 37.5 का है, लेकिन ये और भी बढ़ने के चांसेस है। स्टॉक का जो पी है वो और भी बढ़ने के चांसेस है। हाँ, जिसका ऑलरेडी 100 हो चुका है, 80 हो चुका है, वो थोड़ा कम रिटर्न उससे हम लोगों को एक्सपेक्ट रहता है, लेकिन इससे 37 है तो इससे हम एक्सपेक्ट और कर रहे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 1 है, बाकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 12.5% प्लस है, ठीक है। एंड ये आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा कि ये पेंट वाला कंपनी है, ठीक है। जब भी कहीं पे भी पेंटिंग होता है तो ज़्यादातर लोग इन्हीं स्टॉक्स, मतलब यही कंपनी ज़्यादातर उनके इसमें रहती है, रडार में रहती है, ठीक है। एंड बाकी अगर हम इसका चार्ट देखें तो अब तक यहाँ पे चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हाई प्राइस एक्शन मुझे इस चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। ये प्राइस का है चार्ट, यहाँ पे देखोगे 1 ईयर का ये चार्ट है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइयर हाई बनाने की कोशिश कर रही है। सो जब ये प्राइस यहाँ से अभी निकलेगा तो ये प्राइस ये हाई ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो कि 316 का भी है, ठीक है। एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी मेंटेन कर रही है, डिविडेंड भी इसका कंपनी का अच्छा मिल रहा है। बाकी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.48, इट्स बुक वैल्यू वो तो रहेगा ही। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, लास्ट 3 ईयर्स है, चलो ठीक है। एंड बाकी इसके जो पीयर्स है वो यहाँ पे है एशियन, बर्जर वगैरह, लेकिन इसमें से मैंने कंसाई को चूज़ किया बिकॉज एशियन पेंट का मेरा लास्ट टाइमिंग पे हो गया है, उसका जो भी उसका टारगेट था मैंने वो उसको शेयर भी किया हुआ था, उसका तो वो चल गया है, ठीक है। अभी सेल्स अगर हम कंपनी के देखते हैं, ठीक है, ये क्वार्टरली सेल्स है, सो लगभग हम लोगों को सेल्स भी अच्छे खासे यहाँ पे मेंटेन उन्होंने किए हुए हैं। सेम थोड़ा सा डाउन नहीं बोल सकते, लेकिन इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 2021 के बाद से इसका इंक्रीज़ हुआ है। अभी जून में अगर हम देखते हैं तो 2133 इसका सेल्स हुआ है। बाकी अगर हम नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 2021 में 111 का था, उसके बाद 87 पे आया, फिर 152, मतलब लगभग इंक्रीज़ होके यहाँ पे 2023 में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, एंड
आई थिंक दिवाली का टाइमिंग होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ये जून में, अच्छा जून में हुआ है। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम लोग को अभी टेंटेटिव में अगर जून का देखते हैं तो वापस जून में इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तब 734 का था, अभी 225 का, लेकिन ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट वगैरह बना रही है। बाकी अगर हम इसका और देखें तो सेल्स भी इसका अभी ये ईयरली बेसिस का सेल्स है, सेल्स आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। 2013 से देखेंगे तो 2800 का था, 3100 का हो गया, 3500 का हो गया, एंड अभी बढ़कर वो कितने का हो गया, 7700 का टेंटेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, ये टेंटेटिव का है इसका, मतलब अभी तक का इतना हुआ है जो कि उसका अच्छा एक्सपेक्टेशन अभी भी अच्छा दिख रहा है और इसका बढ़ने का चांसेस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर बाकी ये चीज़ें इसका हो गया, ये चीज़ें हमने देख लिया। और इसका अगर हम ये भी देखते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स की अगर हम होल्डिंग पे नज़र डालेंगे तो ऑब्वियसली प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कांस्टेंट है 2021 से, मतलब 4 ईयर से इसका प्रोमोटर का होल्डिंग भी कांस्टेंट है, 74.99 है। पब्लिक भी इसमें अवेलेबल है 9%, 9.18%। डीआईज एंड एफआईज जो है इस साल 5% है, एंड डीआईज जो है वो भी 10% है। मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी का सब कुछ मुझे अच्छा लगा फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, आप लोगों को खुद का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अभी एक और सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मैं आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाती हूँ। हाँ, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अभी मैंने इसको क्यों पकड़ा, मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम मुझे ज़्यादा बेटर लगा है, मैं उस पर भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, साथ में मैं आपको वीक के टाइम फ्रेम पर भी बता दूँगी। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा इसका चार्ट है। मुझे चाहिए होता है कि प्राइस निकली हुई होनी चाहिए अपसाइड के लिए, जैसे कि अभी ये प्राइस का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, करेक्ट, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा था, तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बार बार जाके नीचे आया, बार बार जाके यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे आ गया, लेकिन अब जब नीचे आया तो इसने बॉटम आउट कर दिया और ये यहाँ से ऐसे भागा है। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस ड्रॉप हुई, लेकिन प्राइस इस बार ज़्यादा नीचे नहीं आई, प्राइस ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई, प्राइस यहाँ से वापस रिवर्सल होकर अपना प्रीवियस हाई निकाल चुकी, एंड उसके बाद अभी इसने जो डीप लिया वो एरिया मुझे बहुत इसका अच्छा लग रहा है। यानी कि इन द सेंस सिंपल एक चीज़ रहेगा इसमें कि इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 139 का 125 का यहाँ पे रहने वाला है। 125 के नीचे अब ये नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आया तो थोड़ा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 125 ये इसका सपोर्ट एरिया रहेगा, 120 से 125 इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। प्राइस ने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी कंसोलिडेट कर लिया है, एंड ज़्यादा अच्छा चार्ट लगा इसका मंथली का। अगर हम मंथली के चार्ट में देखेंगे तो मंथली के चार्ट पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी इसमें। मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ जिसमें आपको आइडिया मिलेगा। एक हाई से 2007 से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। 2007 में हमने एक हाई लगाया था, उसके बाद में हमने 2010 में एक हाई लगाया, उसके बाद हमने एक हाई लगाया, फिर से लोअर हाई, ये लोअर हाईज लग रहे हैं, लोअर हाई 2021 में इसका एक लोअर हाई लगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाई बना, उसके नीचे लोअर हाई बना, प्रीवियस हाई को प्राइस निकाल नहीं पाया तो उसको लोअर हाई बोलते, अगेन यहाँ पे एक लोअर हाई लगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, सेल ने यहाँ पे क्या किया है, सेल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे बहुत प्राइस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया। 1 मंथ का मुझे यहाँ पे रिटेस्ट दिख रहा है, अभी तो इसको क्लोज होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, और ये कैंडल ऐसी हैमर कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, एक दिन ही इसका अभी बाकी है। अभी सैटरडे संडे होने के बाद 30 तारीख रहेगा जिसके दिन ये मार्केट ऑन रहेगी। सो इसका हैमर कैंडल का क्लोजिंग अगर ऐसे ही मिलता है 135 से 140 के बीच में भी मिलता है, या 135 से 145 के बीच में भी मिलता है, तो ये स्टॉक अगेन हमारे रडार के ऊपर रहने वाला है आने वाले कुछ समय के लिए। 1 मंथ का टाइम फ्रेम है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, फिर उसका जो टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा वो 175 रहेगा। 175 के बाद इसमें एक और अच्छा टारगेट आएगा, 215 का इसमें टारगेट आने वाला है। 215 का ऑब्वियसली एक टारगेट, तो मेरे लिए 215 इंपॉर्टेंट है कि इतना टारगेट तो इसमें आना ही चाहिए, 215 तक तो इसमें मूवमेंट आनी ही चाहिए। फिर बाकी देखते हैं कि ऑल टाइम हाई को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, वो कंडीशन बेस्ड रहेगा कि वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि क्या प्राइस डीप लेकर वापस सपोर्ट बना रही है तो वो 300 तक भी जा सकता है, नहीं तो फिर 215 मेरा एक अच्छा लेवल है कि इसके आसपास तक इसको 1 महीने के अंदर अपना मोमेंटम दिखाना चाहिए। 1 या 2 महीने लगेंगे, मंथली टाइम फ्रेम है तो टाइम लगेगा, लेकिन
चार्ट बहुत अच्छा इसका मुझे लगा है। अभी इसको हम स्क्रीनर के ऊपर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोगों को नज़र आ रहा है, क्या इसका प्रॉफिट कैसा है, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। अभी इसका जो पी है वो 15 का है, चलो ठीक है। आरओसी जो है वो 8 का है, आरओई 6.44 का है। ये देखो, ये कंपनी क्या काम करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया एंड वन ऑफ द महारत्नस ऑफ द कंट्रीज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये जो भी है ये सबसे लीडिंग कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो स्टील बनाती है, ठीक है। एंड चार्ट के ऊपर भी आप देखते हो तो कब से ये नीचे आ रही है अपना 2000 मई में, हाँ ये 1 ईयर का चार्ट है। तो वहाँ से वो कंपनी ने हाई लगा था 174 का, उसके बाद वो डीप लिया था, अभी उसका वापस बेस बनना चालू हो गया। 125 का प्रीवियस बेस था, अभी उसको बेस को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर 126.28 का हाई लगाया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दोज टारगेट, ठीक है। स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 1.02 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी हैज़ बिन मेल्टिंग है हेल्दी, ये भी हेल्दी डिविडेंड हम लोगों को दे रही है। बाकी इसमें लायबिलिटीज़ है, थोड़ा सा वो दिखा रहा है कंपनी लो रिटर्न, वो पीछे इसमें भी दिखाया था, लेकिन ठीक है बढ़ भी सकता है, वो अभी कम है तो ठीक है। इसके जो पीयर्स है JSW स्टील है, टाटा स्टील है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सारा इसका है, ठीक है। ये क्वार्टरली का है। क्वार्टरली में इसका अगर हम सेल देखें तो 2021 में जून में 20 था, उसके बाद सितंबर में 26,000 था, मतलब लगभग हम लोगों को ये इंक्रीज होते हुए देख रहा है। मार्च 2022 में ये बढ़कर 30,000 तक हुआ था, उसके बाद दिसंबर में 25,000 ये गया था, 29,000 उसके बाद भी वो इंक्रीज हुआ एंड अभी पे अच्छा है 23,000 तक ये हम लोगों को दिख रहा है। हम इसको देखेंगे किस में देखेंगे, हम इसको ईयरली में देखेंगे कि ईयरली में इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सेल्स कैसा है। अभी अगर हम यहाँ पे नज़र बनाते हैं तो हम लोगों को दिखेगा कि 2013 से मार्च 2013 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। 44,000 का इसका सेल था, 44,800 का, 46,000, 46,000, 38,000, 44,000, 57,000, 66, 61, 69, 1 लाख यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बहुत अच्छे से 2021 के बाद से। मार्च 2021 के बाद में मार्च 2022 में इंक्रीज हुआ 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000 एंड अभी टेंटेटिव में चल रहा है, अभी इसमें और बढ़ेगा, ठीक है। 1,05,000 पर स्टिल बहुत अच्छा है, ठीक है। सेल्स इसका बहुत अच्छा है। मार्केट कैप कितना था इस कंपनी का, मार्केट कैप था 58,000 का, मतलब अपने मार्केट कैप से लगभग आधा तो ये बना ले रही है, ठीक है। सेल्स तो ये कर ले रही है, सेल्स इसका बहुत अच्छा है, नहीं सेल्स उससे ज़्यादा है उसका। 58,000 मार्केट कैप है और अपने मार्केट कैप से सेल्स कंपनी का बहुत अच्छा है, मतलब ये एक गुड साइन होता है अगर कंपनी का सेल्स जो रहे वो डबल रहे उसकी मार्केट कैप की वैल्यू से, वो कंपनी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इसका सेल्स ऐसा है तो मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगी 1-2 महीने के लिए इसका रडार पर रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड वाले स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके टारगेट आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अब इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखते तो 2013 में 2300 का हुआ था, 2600 का हुआ था, 1900 का हुआ था, फिर माइनस में चला गया था 2016, 17, 18, 3 साल लगभग माइनस में रहा है और उसके बाद फिर उसने अगेन अच्छा ग्रोथ किया और उसके बाद फिर इसका प्रॉफिट 2300, 2100, 4000, 12,000 एंड फिर 2000, 3000 एंड अभी टेंटेटिव में चल रहा है 3000 के आसपास इसका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग अच्छा एंड कांस्टेंट है। 2021 से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इसका 65,000 उन्होंने प्रोमोटर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है खुद के पास में। रिटेलर पब्लिक जो यहाँ पे थोड़ा ना उन्होंने कम किया था पीछे एंड उन्होंने वापस बढ़ा दिया 16.27 पे। वो है DI CFIs गवर्नमेंट का हिस्सा यहाँ पे पहले था, लेकिन अभी उसमें हिस्सा नहीं है लगभग उसका 2022 के बाद से। वो कभी भी बना सकते हैं, उनका कुछ नहीं, ठीक है। सो इस तरह से इस कंपनी का भी रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। अभी एक और कंपनी है EPL, ठीक है। EPL का जो एक्सपेक्टेशन है मुझे 291 का एक्सपेक्टेशन है। EPL का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये वीकली का चार्ट है। अभी उसमें भी क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया, अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये वाला था उसको भी इसने ब्रेकआउट किया। इसको मैं बड़े चार्ट के ऊपर लगाती हूँ तो आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ गाइस, ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है आप लोगों का, बस उतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अभी अगर हम इसका वीकली का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो वीक के टाइम फ्रेम में हम लोगों को ये अपने हाई के आसपास जाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिस बने हुए थे, ठीक है, ये सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पे बहुत टाइम का कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट किया था, एक हाई बनाया था, उसके बाद अगेन हम नीचे आ गए थे, बहुत टाइम लिया, 2-3 महीने लिए, उसके बाद हमने फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया। देखो जब ये प्रीवियस हाई के पास जाता है ना तो वहाँ से डीप लेता है, एंड उस डीप के बाद अगर प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर रुक गया तो वो बहुत अच्छा सा बुलिश हो जाता है। सो इसने वापस क्या किया, अपना जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस, वो रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया, ये वाला रेजिस्टेंस था इसको तोड़ दिया। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस का एरिया है। सो सेम प्रीवियस रेजिस्टेंस के एरिया में इसका कंसोलिडेशन चालू है। जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका टारगेट आएगा 300 के आसपास तक का, अभी 255 है, वही कि 10 to 15% तक का इसमें प्रोबेबिलिटी बनेगा। पहले जो इसका टारगेट आएगा 286 का टारगेट आएगा, उसको भी आराम से निकाल देने का चांसेस है। उसको निकाला तो 305, एंड उसके बाद फिर हम इसको रडार पे रख लेंगे, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक जाता है तो वहाँ से वो 5 से 10%, 8 से 10% बढ़ने में टाइम नहीं लगाता, जो कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर इसने अपना प्रीवियस ATH निकाल दिया 306 को, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो 340 के आसपास तक भी ये हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है परसेंटेज वाइज में अगर हम इसको देखते हैं तो। मंथ के टाइम फ्रेम में भी हम अभी 286 के पास में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को एक W पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये अपना इस रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 286 से 305 का है। देखो जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा ना तो यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रुकेगा, वनडे में थोड़ा रुकेगा, एंड देन फिर उसको ब्रेकआउट करना होगा। तो 305 का वो ब्रेकआउट करके हम लोगों को अपसाइड में टारगेट देते हुए देखने को मिलेगा। आपको पैसों के पैसा लगाकर ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना लगाया और उसका मैंने इतना डबल रिटर्न किया, वो आपको देखना नहीं है कि मैंने कितना लगाया और कितना कमाया, वो नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना कैपिटल लगाया, और उस पर आपने कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट किया, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा कैलकुलेशंस जो करो ना वो परसेंटेज में करो। 50,000 लगा के यहाँ पे 50,000 नहीं मिलने वाले, डबल नहीं होने वाला, वो एक महीने में हो भी जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऑप्शंस की तरह ये नहीं है, ऑप्शंस की तरह हाई रिस्क भी नहीं है, और ऑप्शंस की तरह एक दिन में डबल भी नहीं करने वाला है। पेशेंस वाली बात होती है इसमें, ठीक है। जिसके अंदर पेशेंस है वो यहाँ पे टिक पाएगा, ठीक है। अभी ये EPL जो है वो काम क्या करती है, formerly known as Essel Propack Limited is the largest specialty packaging global company manufacturing laminated plastic tubes catering to the beauty and cosmetic, pharma and health। मतलब ओवरऑल ये पैकेजिंग के ये बना के देती है, ये सारे जो कॉस्मेटिक कंपनीज रहती है, फार्मा कंपनीज रहती है, ठीक है, उनका जो यूज़ करते हैं ना, वो उनकी पैकेजिंग के लिए जो बॉक्सेस वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, तो वो ये कंपनी बना के देती है, EPL कंपनी बना के देती है, ठीक है। एंड अभी इसका कंपनी आज भी मेल्टिंग है, इसका भी डिविडेंड जो है ठीक है, अच्छा है। ये सब में वैसे ही लो रिटर्न इक्विटी दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। सेल्स अगर मंथली इसमें इसका कंपनी का क्या है, 8,121 की कंपनी है, ये करोड़ की कंपनी, यानी कि लगभग स्मॉल कैप ये भी कंपनी है, ठीक है। बाकी इसका अगर हम सेल देखें मंथली का, तो सेल भी इसका लगभग अभी बढ़ा हुआ है प्रीवियस इससे 2021 से। अभी इसका सेल क्या है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कंपनी की, तो इसका नेट प्रॉफिट जो है साल का यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा प्रीवियस टाइमिंग से। यहाँ पे अभी 220 टेंटेटिव में चल रहा है, ये और भी यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर इसका बैलेंस शीट में भी हम देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोगों को बोरोविंग्स वगैरह भी देख लेने, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना है, फिर उसका हम ये भी देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका भी अच्छा है। मैंने लगभग आपको ऐसे स्टॉक्स बताने की कोशिश की है जिनमें प्रोमोटर जो है, खुद का प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 50% के प्लस हो। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में अगर 50% प्लस अगर प्रोमोटर्स का हिस्सेदारी है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे स्टॉक्स को लर्न करना और आप लोगों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। सो बस ये सब इस कंपनी का रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बोली है ये ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए बोली है। अर्निंग पर शेयर भी उसका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बाकी इसका जो पियर है वो इनॉक्स है, गेयरवेयर है, एजिया है, यूफ्लेक्स है, पॉलीपेक्स है, ये सारा कंपनीज है। लेकिन EPL में अभी जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से मैं आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो ये बस इस वीडियो में रहा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। एंड हाँ, ये कोई सजेशन नहीं था,
सिर्फ मैंने स्टडी पर्पज़ के लिए आपके साथ में इसको शेयर किया। खुद का एनालिसिस ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।